नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज गए हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ में सहयोगी ब्रजेश। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों से, जहां चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। हर कोई नेता अपने अपने वोट बैंक और जातियों को साधने में जुटा है। कोई रैली कर रहा है, कोई पदयात्रा की तैयारी कर रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के साथ बीएसपी ने भी अपना पूरा दम चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने आज हरियाणा में 4 रैलियां की, पंचकुला में 2 और हिसार में 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, जहां से उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस की सोच विभाजनकारी है। इन्होंने देश तोड़ा है और आज भी जाति और समाज में तोड़फोड़ का काम जारी रखा हुआ है। और इसके साथ ही योगी ने कहा कि राम और रोम की संस्कृति वालों के संस्कारों में अंतर होता है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए एक बार सीधा आपको लिए चलते सुनाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने आज हरियाणा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने एक ही बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5 साढ़े 7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है। आन मान और शान की रक्षा करने के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आज उन्होंने कहा कि दंगाई और दबंगों की 2 ही जगह हो सकती हैं, या तो जेल या फिर जहन्नुम। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नारायणगढ़ से पदयात्रा की शुरुआत की है और उनके साथ पहली बार हरियाणा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। हालांकि पदयात्रा, इसको वोट यात्रा भी नाम दिया गया है। उनके साथ यहां पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। राहुल की ये वोट यात्रा 4 दिनों तक चलेगी। इसके माध्यम से वो कांग्रेस के जिताऊ सीटों पर फोकस करेंगे और इस पदयात्रा का थानेसर विधानसभा में जो समापन है वो भी होगा। तो तमाम उन सीटों पर अब कांग्रेस फोकस करने जा रही है जहां पर अगर हम बात करें कि किस तरह से कमजोर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। बिल्कुल, तो वहीं सीएम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है चुनावी रैली को, और एक तरीके से कांग्रेस की जो रैली है वो नहीं, कोई जनसभा नहीं की जा रही, पदयात्रा की जा रही, क्योंकि पदयात्रा में राहुल गांधी ने पिछले दिनों पदयात्रा से फायदा मिलता हुआ उन्हें दिखा था। तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भी उसी मॉडल को उन्होंने अपनाया है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने पदयात्रा की है। बहादुरगढ़, दिल्ली के सीमा से सटे बहादुरगढ़ से शुरुआत करी है और 4 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। उनको वोट यात्रा नाम दिया जा रहा है।
और बीच बीच में वो लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि राहुल हिमाचल में जो वादा किया है उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसके साथ ही कांग्रेस की मौजूदा हालत पर भी बोला। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है राहुल गांधी की यात्रा पर हमला करते हुए, और जो वादे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किए थे वो वादे कांग्रेस ने अब तक पूरे नहीं किए हैं, उन पर क्या क्या कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, एक बार उनको सुनते हैं। कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। वहीं लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा की चरखी दादरी में चुनावी जनसभा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद वो तमाम ग्राफिक्स जो कितनी सीटों पर असर डालेंगे और सियासत जो हो रही है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको सत्ता के महासंग्राम में आज दिखाने आपको वाले ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का यह जो चुनाव है कैसे दलित और एंटी दलित हो गया है, और कांग्रेस का एंटी दलित एजेंडा जो है इस बार बीजेपी प्रमुखता से उठा रही है चुनाव में। और क्या है कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा, क्यों कांग्रेस को दलित जो है वो नापसंद कर रहे हैं, क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं, वो सारी चीजें आपको डेटा के जरिए, आंकड़े के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहा राजनाथ सिंह ने। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य इस समय भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। और बहनों भाइयों, जो औलाद आपने पैदा की है, भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिस औलाद को आपने सेना में भेजा है, मैं उन्हीं के दमखम के आधार पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों को गुमराह मत करो। बीते वर्षों में हरियाणा में जितना निवेश हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना पैसा यहां का और बाहर का लगा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हरियाणा के इतिहास में आज तक इतना निवेश नहीं हुआ है जितना कि 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने किया है। तो 10 वर्षों के काम और विकास के काम गिना रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन किस जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं या कितनी सीटें पार्टियों की तरफ से टिकट दिए गए, ये दोनों पहलुओं पर जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुकेश जी, मैं चाहता हूं कि हम ग्राफिक्स से शुरुआत करते हैं, कितनी सीटें किस पार्टी की तरफ से दी गई हैं, और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले पीछे चलते हैं। जी मुकेश जी। बीजेपी ने जाट समुदाय के 16 लोगों को टिकट दिया, हालांकि मुद्दा है 16 के 16 जो है 90 में से 16 जाट टिकट है, और इसके अलावा पिछड़ी जातियों के 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये ओबीसी क्लास से 23 लोगों को टिकट मिला है। 2 मेव मुस्लिम उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, और 2 विश्नोई, 5 वैष्णव, 11 ब्राह्मण को टिकट दिया है।
तो ये वो आंकड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 11 पंजाबी 3 राजपूत उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। तो बीजेपी ने किस कास्ट से कितने उम्मीदवारों को मौका दिया है, सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं आपको। अनुसूचित जाति से, ये सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, जी 17 चूंकि 17 आरक्षित, वहां आपको अनुसूचित जाति ही देना है, तो उससे बाहर तो दे नहीं सकती आप। तो 17 की जो 17 सीटें हैं वो दिया है। टोटल आप देखें तो कांग्रेस ने आ गया 27 जाट को दिया है, सबसे ज्यादा जो है जाट को, जाटों को दिया है। 6 को 3 एक तरीके से आप कह सकते हैं 30 सीटें जो हो जाट समुदाय को मिला है। 5 ब्राह्मण पंजाबी से केवल 7, बनिया से 2 और विश्नोई से केवल 1 सीट जो है इस तरीके की। पूरे ग्राफिक्स को अगर आप देखेंगे, पूरा आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने किस वोट पे जो है ज्यादा फोकस किया है। और राजपूत एक रोड जो है वो बेव जो मुसलमान है वहां पर उन्होंने वो एक रोड को उन्होंने दिया है। 17 एससी, ये तो 17 मैंने बताई कि 17 चूंकि आरक्षित सीटें हैं तो 17 उम्मीदवार देना आपकी मजबूरी है। वो उम्मीदवार आप वहां से एससी ही दे सकते हैं। और ओबीसी के 25 लोगों को टिकट मिला है और 27 जो है बीजेपी ने दिया है, 25 जो है कांग्रेस ने दिया है। अब पूरा खेल क्या है आप देखिए, जाट और दलित 21, जाट 22%, दलित 21%, पंजाबी 8, ब्राह्मण 7.5, अहीर जो है वो 5.14 और वैसे जो है 0.5% है। अब जाट और दलित अगर मिल जाते हैं तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और जो अभी जो कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस जिस तरीके से दलितों के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, 2019 में आरक्षित सीटों पर किसके साथ कितने प्रतिशत दलित रहे थे आपको दिखाते हैं। बीजेपी आप देखेंगे तो 33.10% सबसे ज्यादा बीजेपी के पास थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है 30.39%, जेजेपी आती है 22.00%, उसके बाद आईएनएलडी आती है 1.00 और उसके बाद बीएसपी 3.00 आती है। वोट यहाँ पर मतलब उनको आया था, लेकिन कैंडिडेट इसके जीत नहीं पाए थे। आईएनएलडी के कोई जीत नहीं पाए थे, 2 इंडिपेंडेंट जीते थे जी। और जेजेपी ने 4 जो उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवार 19 में जो है जेजेपी के जीते थे, कांग्रेस के 7 जीते थे और बीजेपी जो बाकी जो 17 में से बाकी सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। और बीजेपी ने केवल ये एससी वोटर जो सीट है वहां का आंकड़ा केवल नहीं है, ये आंकड़े हैं पूरे राजस्थान के, यानी जो सीटें अनारक्षित हैं वहां भी दलितों का जो वोट है, छिटपुट जो वोट है वो भी बीजेपी को मिला है। बीजेपी 40 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी होकर के आई थी। बीजेपी बनी थी। 30 सीटें कांग्रेस के खाते में, 10 जेजेपी, आईएनएलडी को 1 और कुल जो है 90 सीटें हैं। और बीजेपी यानी किसी को बहुमत नहीं मिला था, जेजेपी और बीजेपी ने साथ मिलकर के जो है अपनी सरकार जो है वो बनाई थी। और हमारे साथ मुझे लगता है कि अब हमारे जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधु रावल साहब जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, सतीश बघेल जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और नकीम मेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं कि कितने दलित पिछली बार किसकी तरफ थे, इस बार क्या कुछ माहौल है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विस्तार से करेंगे। आज के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो राजनीति चल रही है हरियाणा में, वहां पे दलितों की क्या भूमिका है। दलित जो इस बार हरियाणा में सबसे क्रूशियल वोट बैंक माना जा रहा है और दलित जिनके साथ रहेंगे जीत भी उन्हीं की होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। विधु रावल हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, सतीश बघेल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, और नकीम मेहरा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं विधु रावल जी से करना चाहूँगा। विधु जी, जो आरक्षित सीटें हैं 17, उनमें से ज़्यादातर सीटें अभी फिलहाल जो है अगर कहें तो कांग्रेस के पास है, लेकिन वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट दलितों के मिले हैं। और अभी जो कांग्रेस के भीतर में जो उठापटक चल रही है कुमारी सैलजा को लेकर के, अशोक तंवर को लेकर के, और जो दलित जिस तरीके से कांग्रेस से नारा चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोग दलित का वोट या दलित का साथ पूरा बीजेपी ले पाएगी? मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है जी। देखिए, कांग्रेस को दलित देखता है दलित के सबसे बड़े शोषक के रूप में। दलित का उत्पीड़न जितना कांग्रेस ने किया है, इतना कोई भी नहीं, इस प्रकार की कोई भयावह जो है परिस्थिति दलित ने कभी नहीं देखी। हरियाणा के अंदर तो विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि दलित के साथ किस प्रकार से कांग्रेस ने जो है बहुत सौतेला व्यवहार ही नहीं किया, उनका शोषण किया और उनके प्रति नफरत रखी है। किस प्रकार से हम जानते हैं गोहाना के अंदर दलितों के साथ कितना बड़ा कांड किया गया था जब कांग्रेस की शासन था। मिर्चपुर के अंदर तो पलायन करवा दिया गया था कांग्रेस के समर्थकों ने, वहां पर उनके समर्थक ही थे वहां पर, क्योंकि वहां इस प्रकार की परिस्थिति थी।
उनके कांग्रेस के समर्थकों ने वहां बस्तियों में आग लगा दी थी, और आग लगाने के बाद किस प्रकार, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज जी आ रही है विदु जी, आप बोलते रहिए। विदु जी आपकी आवाज आ रही है। हम जानते हैं किस प्रकार गोहाना में कांग्रेस ने कांड किया था, कांग्रेस की सरकार के दौरान कांड हुआ था, और किस प्रकार मिर्चपुर के अंदर पलायन करना पड़ा था भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में। खुद सोनिया गांधी को झज्जर में आकर घड़ियाली आंसू बहाने पड़े थे, लेकिन उससे भी काम नहीं चला था। जो मिर्चपुर के पलायन किए हुए दलित थे उनको वापस विस्थापित नहीं कर पाया कोई भी, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और जब ये दलित, ये केवल हरियाणा के दलित नहीं, आम दलित नहीं, अपनी पार्टी के दलितों का भी शोषण करते हैं। जब इनके दलित अध्यक्ष थे इससे पहले अशोक तंवर जी, उनकी तो गर्दन तोड़ दी थी, उनकी गर्दन तोड़ दी थी इन कांग्रेस के लोगों ने, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने। और जब वो अस्पताल में गए तो उनको कोई कांग्रेस का नेता मिलने तक नहीं गया। कुछ एक आध बीजेपी के, इंडियन नेशनल लोकदल के, अन्य दलों के तो जरूर मिलकर आए, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता उनसे मिलकर भी नहीं आया। उसके बाद किस प्रकार उनको पार्टी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। अब कुमारी शैलजा जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया दलित को, तो उनको 5 साल तक अपनी टीम नहीं बनाने दी भूपेंद्र हुड्डा ने, और किस प्रकार दूध में से मक्खी की तरह निकालकर एक दिन उनको हटा दिया गया। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि अब जब चुनाव शुरू हुआ है तो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक किस प्रकार से जाति सूचक शब्द कहकर बार बार अपमानित कर रहे हैं, और कुमारी शैलजा अपनी पीड़ा जो है एक के बाद ठीक एक है, टेलीविजन इन को सारे दिए हुए सवालों हैं। पर जवाब लेंगे सतीश बघेल साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सतीश बघेल साहब, जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उससे इतर मैं पूछना चाहता हूं कि जो दलितों की नाराजगी है, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी पर भारी है या मुश्किल आपको बनती दिख रही है? और दूसरा सवाल ये कि आपके नेता राहुल गांधी अब हरियाणा पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो कमजोर सीटें वहां हम पहुंचेंगे, तो हरियाणा में प्रियंका गांधी भी उतर रही हैं। हालांकि इसका जब काउंटर देखें तो नायब सिंह सैनी कहते हैं कि आपकी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी गई थी, लाडली बहनाओं की उन्होंने बात करती थी और ये भी कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि असर कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखा। तो इस बार कितने कॉन्फिडेंट है और दलित फैक्टर कैसे देखते हैं बघेल साहब? देखिए, जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं बुनियाद है। लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से जितना भी एससी वोटर है वो कांग्रेस के साथ है। 65% वोटर कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एससी और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सिमिलर है, सेम है। हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी प्रकार का एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात की जाती है। बीजेपी सामाजिक न्याय की काम करना तो छोड़िए, बात भी नहीं कर सकती। और रही बात नायब सिंह जी की, नायब सिंह जी जो कह रहे हैं कि आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, मुझे लग रहा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। आवाज बिल्कुल, कुछ नेटवर्क में लगता है कुछ प्रॉब्लम है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे जितने मेहमान हैं बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सतीश बघेल साहब, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो नकीम मेहरा साहब आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल अब वहां रोड शो कर रहे हैं, आपके तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के उतरे हैं। क्या लगता है, आप अपने आप को कहां फाइट में मानते हैं? और उनका कल ये बयान भी आया कि आम आदमी पार्टी के सिवा हरियाणा में किसी की सरकार उनके साथ के बिना नहीं मानेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को वहां दूसरे नंबर पे मान रही है? विकास सही कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के हालात और जैसे कहा था तो को लेकर के बात आपने रखी थी। हरियाणा के अंदर 50% में जाट हैं हरियाणा के अंदर, और मैं कहना चाहूंगा कि दलितों के साथ सदैव से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, सदैव से उनके साथ में न्याय हुआ है और दलितों का शोषण है। मैं सीटों को लेकर के बोलना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा के अंदर, और 20% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग संविधान में 20% रिजर्वेशन दिया है को, उसके अकॉर्डिंग भी 18 सीटें विधानसभा के अंदर बनती हैं, और जो कि विधानसभा के अंदर 17 सीटें दी गई हैं, उसमें एक सीट के अंदर हमारा शोषण किया गया है दलितों का। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब बीजेपी ने जो नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, सिर्फ बीसी को बैकवर्ड वोटों को इकट्ठे करने के लिए बनाया। इसके बाद में जब
या आगे कुछ होता है तो फिर देखना किसका क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे कांग्रेस रहे चाहे कोई भी पार्टी, हमेशा से दलितों का शोषण किया है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिन्होंने आम जन को लेकर के, सभी जन को लेकर के, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी कास्ट से है, उन्होंने सभी को लेकर काम किया। उन्होंने मेहरा जी, भगत सिंह आपने की तो कितने दलितों को टिकट दिया है? जहां आपकी 17 जो प्रोविजन है उनको। आपने कितने दलितों को टिकट दिया है? आप अपने आप को दलित का मसीहा बता रहे हैं, तो आपने कितने दलितों को दिया है? और दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पर कितने दलित मंत्री हैं आपके? मैं अपने आप को तो दलितों का मसीहा नहीं बताऊंगा। दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उनके अलावा कोई भी दलितों का मसीहा नहीं रहा आज तक, चाहे वो कोई भी रहा है आज देश के अंदर, भारत देश के अंदर। नहीं रहेंगे एक तो बाबा आप लोग साहब शोषण करेंगे क्या उनका? सभी ने शोषण किया है, चाहे वो कोई लीडर है, किसी भी दलित समाज से भी जो कोई लीडर बने हैं उन्होंने भी शोषण किया है। कितने टिकट्स दिए सर, बताइए ना, आंकड़े, फैक्ट्स पे बात करते हैं। चलिए फैक्ट्स पर बताऊंगा मैं। 20 सीटों से ज्यादा दलितों को वोट सीट दी है उन्होंने, आम आदमी पार्टी। कंफर्म नहीं है सर आपको? आप खुद ही कंफर्म नहीं है कितनी सीटें? कितना सीरियस है? शायद लगता है जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही कि आप लोग सीरियस नहीं है चुनाव के प्रति, और आपने केवल अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आंकड़ा, अपनी ही पार्टी का आंकड़ा आपको याद नहीं है, बता नहीं पा रहे। रिजल्ट बताएगा, 8 तारीख का रिजल्ट बताएगा कांग्रेस और बीजेपी को कौन कितना सीरियस है। ठीक है, चलिए ठीक है। विदु राहुल साहब, सतीश बघेल साहब मुस्कुरा रहे हैं, आऊंगा, और मुस्कुराहट की वजह क्या है वो हम जानेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फिर आएंगे तो चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलेंगे अपने मेहमानों के पास, और हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा की राजनीति में किस तरीके से दलित फैक्टर जो है आगे होकर के आया है। और एक बार मैं विदु रावल जी के पास जाऊंगा, और मेरा इनफैक्ट ये जो सवाल है केवल विदु रावल जी से नहीं, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ बैठे हुए प्रवक्ता, उन तीनों से है। आज मैं विदु रावल जी, आज मैं एनसीआरबी का डेटा देख रहा था। एनसीआरबी के डेटा में मैंने जब ये निकालने की कोशिश की कि हरियाणा में SC ST के खिलाफ कितने अपराध हुए हैं और अपराध करने वाले लोग कौन है, यानी दोषी, उसमें तो एक्यूज तो नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने अपने तरीके से जब जांच पड़ताल की तो खासतौर पे हरियाणा में जो SC ST एक्ट है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो जिन्होंने किया है, यानी जो अपराधी हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं। और ख़ासतौर पे मिर्चपुर का जो है वो जो जिक्र आया था इसमें, मिर्चपुर में सारे के सारे जो है वो जाट थे। क्या आपको लगता है यह जो एक फैक्टर है ये इस बार चुनाव में काम करेगा आपके लिए? देखिए, हम अपराधी को जाति के रूप में नहीं पहचानते, ना ही हम कहीं पर जातिवादी राजनीति करते हैं। लेकिन इस प्रकार का अगर कोई डेटा आया है तो निश्चित तौर पर जो है इसको गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए। हम सब जो है भाईचारे की, यहाँ पर हरियाणा के अंदर भाईचारे का वातावरण रहता है। हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता है। हम सब जो है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अगर किसी एक विशेष वर्ग के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह आया है तो निश्चित तौर पर जो है इसकी सुधार की जिम्मेदारी भी उसी वर्ग के ऊपर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को अपराधी के साथ या किसी अपराधी को जाति के साथ जोड़कर नहीं देखती है। हम ये मानते हैं कि सबके लिए काम करना है। लेकिन मैं हैरान था जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि हम भेदभाव नहीं करते, जबकि मैं एक के बाद एक जो है भेदभाव उनकी जो शासन काल में जो कुकृत्य हुए वो गिनवा रहा था। उसके बाद भी उन्होंने आकर रटी रटाई एक स्क्रिप्ट बोल दी कि हम भेदभाव नहीं करते, फिर कहते हैं हम सामाजिक न्याय करते हैं। अब मुकेश जी, देश के अंदर 6 बार अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को, देश के अंदर 6 अलग अलग प्रधानमंत्री देने का अवसर मिला। 6 में से एक भी कोई दलित नहीं है, कोई ओबीसी समाज का नहीं है। हरियाणा के अंदर कभी भी किसी और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी भी किसी और पार्टी ने ना कभी किसी दलित को अवसर दिया, ना किसी ओबीसी को अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी की, आपकी आवाज बीच में लग रहा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम, बल्कि साथ साथ जो है ना केवल हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, बल्कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनका फेस आगे रख के लड़ रहे हैं। जबकि आपने दिखाया कि किस प्रकार से सबसे बड़ा अगर वोट चंक है कोई तो वो ओबीसी समाज का है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये लोग जो है केवल बात यहाँ पर करते हैं, बयान करते हैं और पता नहीं कैसे बोल जाते हैं। अभी साथ में हमारे जो मेहरा साहब हैं उनको नहीं पता, वो 20 सीटें बोल गए। मैं बताता हूँ 17 सीटें दी हैं आम आदमी पार्टी ने SC समाज को, जो 17 आरक्षित हैं। आप 18 कह रहे थे ना, मैं इस पे आ रहा, मैं तो ये पूछूंगा आप तीनों, एक छोटी सी और बात जी, एक छोटी, ये आम आदमी आप अपनी टिप्पणी आप पूरी कीजिए जी।
विदुर रावल जी को ये कहना चाहूंगा, मैंने 17 सीटें इसलिए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एज पर लॉ हमारे को 20% रिजर्वेशन है एससी का, उसके अकॉर्डिंग 18 सीटें बनती हैं और आप 17 सीटें चलिए, सतीश बघेल जी को बहुत आंकड़े हम नहीं एकदम दे- जवानी याद होते हैं, वो बताएंगे कांग्रेस ने कितने टिकट नहीं दिए। तो जरा आपने जब दिया दलितों क्या? पे बात नहीं, चली रही मुझे है। लग रहा है तो आप लोगों ने दिया नहीं, वो तो भाई उनका रिजर्व सीट है, आप दूसरे को दे नहीं सकते, तो वो तो मजबूरी है। इसका मतलब आप तीनों में से किसी भी पार्टी ने सतीश सीट बघेल दिया साहब नहीं। बोलिए। विदुर रावल जी, मैं कहना चाहता हूँ देखिए सबसे पहले बोलिए सतीश जी। जी सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जहां पर जिस जाति की ज्यादा संख्या होती है वो जाति हमेशा बात होती है कहीं ना कहीं अत्याचार करती है, और ये स्वाभाविक बात है क्योंकि उसके हाथ में पावर होती है, उसके हाथ में ताकत होती है। ठीक है, हाँ, सीट्स कितनी दी हैं दलितों को? आंकड़े उठा लें चाहे कहीं के भी उठा लें, हम्म, जो अगर सवाल ये इन्होंने कहा कि हम यह नहीं देखते कि कौन अपराधी को किसी उससे नहीं जोड़ते हैं, फिर मुसलमानों को क्यों माइंड में रखते हैं हमेशा, क्यों उनसे नफरत करते हैं, हर जगह मुस्लिमों को लेके आते हैं। ठीक है सर, देखिए बघेल आपने साहब, सीट्स बघेल जो साहब, मैंने हरियाणा पूछी थी वो चुनाव आपने में- नहीं बताई हैं। हरियाणा चुनाव में हाँ। आपने जो अपना प्रत्याशी दिया है नूह की तरफ से झिरका ममन से, खान, हाँ। हाँ ममन खान तो खुलेआम मंच से बोल रहा है कि भाई एक एक की लिस्ट बना ली गई है, हिंदुओं से खाली कर देंगे पूरे मेवात को। तो आप तो अभी तक आपने नोटिस भी नहीं दिया है, पार्टी ने एक बार बुला करके पूछा भी नहीं है, जो आपने इस तरीके की सांप्रदायिक बात आप क्यों कर रहे हैं, और आप इल्जाम आप दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। ये पुरस्कार देने वाले हैं, थोड़े दिनों में आप नोटिस की बात कर रहे हैं, ये पुरस्कार देने वाले हैं। चलिए, बहुत कम वक्त जो है अब शेष रह गया है, ये जनता अब तय करेगी कि किसको मौका देना है, किसको वक्त देना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश जी। बिल्कुल, कल भी हम ये चर्चा इसी तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कल जो है 40 विधानसभा सीटों के लिए जो है वो चुनाव हो रहा है। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। पिछले 2 चरण जो है बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं और किसी भी अनहोनी की अब तक कोई खबर नहीं आई वहां से, एक बहुत ही अच्छी बात है। और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद जो है वहां पर मतदान करवाए जा रहे हैं और काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड जो है इन 2 चरणों में टूट चुका है। और अंतिम चरण के मतदान के बाद जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर के सत्ता पर कौन बैठेगा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहिल बसीर हमारे साथ हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे और जानेंगे कि कल जो 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं उसमें क्या रहेगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिस पर दांव लगाया है पार्टियों ने, और किन की किस्मत जो है कल ईवीएम में बंद होने वाली है। रोहिल बसीर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 40 विधानसभा सीटों पे कल जो है चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आज जो ईवीएम्स हैं उनको पूरी तरीके से जो पोलिंग पार्टीज उनको डिस्पैच किया गया पोलिंग स्टेशंस की, और कड़ी सुरक्षा के बावजूद जो है 40 विधानसभा सीटों पे तीसरे चरण के मतदान जो है कल सुबह 7 बजे से ही शुरू होंगे। और इसमें जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो खासतौर पर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ पूर्व जो मंत्री रहे हैं वो भी मैदान में कल उतरेंगे, जिसमें बीजेपी के जो श्यामलाल शर्मा है या ताराचंद की बात करें, या कांग्रेस के जो रमन बला की बात करें, जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनकी बात करें तो वो भी मैदान में है। तो इसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। और पूरी तरीके से जो 40 विधानसभा सीटों पे तीसरे चरण के मतदान कल होने जा रहे हैं, क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा कि एक अच्छी पार्टिसिपेशन जो है लोगों की देखने को मिल रही थी। जब वोट डालने के लिए काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है अपने घरों से निकल कर आ रहे थे, लेकिन कल जानकारी ये मिल रही है कि जो 415 कैंडिडेट्स जो मैदान में उतरे हैं इस तीसरे चरण के मतदान के लिए 5060 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिस पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी व्यवस्था का रोहित, क्या इन 40 सीटों पे कोई संवेदनशील सीटें भी हैं या ये केवल जम्मू की सामान्य सीटें हैं सारी? देखिए कोई ऐसा जो इलाका नहीं है जिसको संवेदनशील कहा जा सकता है, क्योंकि पहले 2 चरणों में वो संवेदनशील। चलिए, बिल्कुल अभी समय का अभाव है रोहिल, लेकिन कल सुबह 7 बजे हम आपके पास आएंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे। तो आखिरी चरण लोकतंत्र का महापर्व का आखिरी चरण है जम्मू कश्मीर में। आपसे भी सुदर्शन न्यूज अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुकेश जी। बिल्कुल, मताधिकार का प्रयोग करें। कल मतदान हो जाने के बाद से लोगों को इंतजार रहेगा 8 तारीख का, 8 अक्टूबर का, जब मतों की गिनती होगी और परिणाम सामने आएंगे, और वो भी हम आपको लगातार अपने चैनल पे सारे अपडेट के साथ सबसे पहले आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज के सत्ता के महासंग्राम में हमें और विकास को दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पिंपरी चिंचवड़ शहर के धीर गांव में अवैध मस्जिद और मदरसे का निर्माण हो रहा है। जहां अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर मौके पर जो है नगर पालिका प्रशासन ने पहुंचकर कार्रवाई की है। नगर पालिका भारी पुलिस बल के साथ अवैध मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई करने पहुंची। मस्जिद कमेटी खुद से ही अपना अवैध निर्माण हटा रही है और ये हटा भी लिया है। इस खबर को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था। यहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन को पत्र भी लिखा था। इसके बाद हटाने के लिए नोटिस जारी हुआ था, लेकिन ये लोग जब परेशान हुए, वहां से नहीं हटाई गई, तो सुदर्शन न्यूज के पास आए। हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया, प्राथमिकता से उठाया और उसके बाद तमाम बड़े अधिकारियों ने इस पर मौके पर पहुंचे, कार्रवाई की और जब पहुंचे तो मस्जिद को गिराने पहुंचे तो खुद ही अपना निर्माण, अवैध निर्माण हटाने का फैसला लिया है। सुदर्शन न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।